नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। कल हमने जो बात की थी वो थी दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की। हम जो पढ़ चुके हैं वो है राजपूत, दक्षिण भारत, अरब, तुर्क और गुलाम वंश। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश एक क्रांति था। खिलजी वंश अपने आप में सत्ता में आना एक बड़ी क्रांति है, क्योंकि खिलजी वंश तुर्कों में एक निम्न जाति के तुर्क थे। खिलजी खिलजी क्या थे? निम्न जाति के तुर्क थे खिलजी। दूसरा, क्रांति इसलिए है कि खिलजी वंश के लोगों ने जो लोगों को सत्ता दी, जो लोगों को पद दिए, जो नियुक्तियां की, उसमें योग्यता देखी। खिलजी इसलिए क्रांति है कि खिलजी वंश के लोगों ने शरीयत को प्रमुखता नहीं दी। खिलजी इसलिए क्रांति है क्योंकि खिलजी वंश बड़े पैमाने पर पहली बार सुधार कार्य किए। प्रशासनिक, सैन्य सुधार, राजस्व सुधार और सबसे बड़ी बात, साम्राज्य विस्तार का एक बड़ा कदम उठाने का काम इस खिलजी वंश ने किया, जो तुगलक वंश ने जिसे पूर्णता प्रदान की। इसलिए उसे हम खिलजी वंश के बारे में जानते हैं। क्लियर है? तो आज बात करते हैं खिलजी वंश की। इस खिलजी वंश जो है वो निम्न जाति के तुर्क हैं। खिलजी निम्न जाति के तुर्क हैं और ये इनका मूल निवास अफगानिस्तान की हेलमंड घाटी में है। अफगानिस्तान की हेलमंड घाटी से इनका स्थान है। जी कुछ कह रहे, ये सौरभ, मिस्टर सौरभ सोनवानी जी कहिए। हाँ, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है जी। क्या कह रहे हैं सौरभ सोनवानी जी? कुछ कह रहे हैं तो कहिए सौरभ जी। आपकी बात हमेशा सुनने के लिए तैयार हैं, आप तो कहिए तो पहले। कुछ कहने की कोशिश करिए सौरभ जी। सर, तुर्कों का अब्बासी साम्राज्य से कुछ संबंध है क्या? जी, अब्बासी साम्राज्य से बिल्कुल संबंध है। अब्बासी खलीफाओं के समय इनके राज्य का विस्तार हुआ और अब्बासी खलीफाओं ने तुर्कों को इस्लाम में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। चलिए पूछे सौरभ सोनवानी। सबसे पहले संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। ये वही व्यक्ति है जो गाजी मलिक है। ठीक है, क्लियर? तो इसके बारे में बात करते हैं, इसके समय की प्रमुख घटनाएं। कहते हैं 70 वर्ष की उम्र में शासक बना, इसलिए बड़ा लिबरल था, बड़ा उदारवादी व्यक्ति था। ये उसकी उम्र थी तो इतना कर पाने में सक्षम नहीं था, इसलिए शायद उसने बहुत आक्रामक नीति नहीं अपनाई थी, उसने उदारता की नीति अपनाई थी। उसके समय सबसे पहली घटना जो हुई थी, कड़ा मानिकपुर में, क्रम से लिखता हूं सारी चीजें, है ना, कालक्रम में। मानिकपुर के सूबेदार
मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू काफी खास आदमी है, लेकिन उसने विद्रोह कर दिया और उसको हथकड़ियों में बांधकर दरबार में लाया गया। जलालुद्दीन खिलजी ने जब देखा कि ये हमारा काफी पुराना साथी है, बुक ले लीजिए, रेणु राहुल सागर एलपी शर्मा ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसने जब देखा कि हथकड़ी बंधा है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, बड़ा दुखी हो गया। जाकर उसके पास गया, बोले इसको कपड़े बदलो, हथकड़ी खोल दो इसकी। और उसने मलिक छज्जू क्या कर दिया, माफ कर दिया। मलिक छज्जू को मुक्त कर दिया कि नहीं भाई, तुम ये सब मत करो। 1200 ठगों को पकड़ा। ये 1200 ठग यानी जो झूठ बोलकर धोखाधड़ी करके लोगों का पैसा सामान लूटते थे, उन 1200 ठगों को पकड़ा गया, ठीक है जी। फरत। तो इन 1200 ठगों के लिए क्या करना है, इसने भी उदारता बरती। नाव में बिठाकर बंगाल भेज दिया। नाव में बिठाकर कहां भेज दिया, बंगाल भेजने का कार्य किया। समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत? सीदी मौला, ये मैं बिल्कुल क्रम से लिखा रहा हूं। सीदी मौला की हत्या। सीदी मौला एक ईरान से आया व्यक्ति था। धीरे धीरे उसने अपनी ताकत यहां पर बढ़ाई। बाकी सबको तो माफ किया, परंतु पता नहीं क्यों सीदी मौला के समय इसकी उदारता कहीं नष्ट हो गई और उसने हाथी के पैर से सीदी मौला की कुचलवा कर हत्या कर दी। मंगोलों का आक्रमण। सबसे पहला मंगोल आक्रमण बहराम शाह के समय हुआ था। सबसे पहला मंगोल आक्रमण बहराम शाह के समय हुआ था। इसने मंगोल नेता उलुग खां को हराया। उलुग खां को पराजित कर दिया। उलुग खां, बाद में ऐसा लिखेंगे, बाद में उलुग खां अपने 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया और ये नवीन मुसलमान कहलाए। और इन्हें क्या कहा गया इतिहास में, नवीन मुस्लिम कहा गया। इन्हें इतिहास में नवीन मुस्लिम के नाम से जाना गया। जरा नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं।
साबरीन बेगम किलो खरी राजधानी कैकुबाद ने बनाई थी। ठीक है, कैकुबाद ने किलो खरी की स्थापना की थी। देखिए, अगर हम दिल्ली की बात करें साबरीन, तो दिल्ली शहर पहली बार जब बसा, मैं किनारे जाता हूं पहले, तो ढिल्लिका के नाम से बना। जी महिमा जी, ईश्वर आपको सब अच्छा रखे और आप ईश्वर से प्रार्थना करें। ठीक है, तो खुश रहें, प्रसन्न रहें। उलूखा पहले बौद्ध धर्म को मानने वाला था। राहुल मौर्य अगर ऐसा लिखा है तो उसको संशोधन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहराम शाह नोट कर लीजिए अगर पहला लिखा है। लिखा क्या होगा अलाउद्दीन खिलजी के समय, कि अलाउद्दीन खिलजी के समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए, ऐसा लिखा होगा। आप किलो खरी लिखिए, दिल्ली है राजधानी, दिल्ली के पास में ही किलो खरी है। ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं हुआ कहानी क्या है, मैं बताना भूल गया था बीच में। साबरीन एक्चुअली दिल्ली की स्थापना ढिल्लिका के नाम से हुई, फिर चौहानों ने वहां पर उसको दिल्ली राजधानी बनाया, फिर दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत में कैकुबाद ने उसी दिल्ली में किलो खरी की स्थापना की। फिर अलाउद्दीन खिलजी आए, उन्होंने सीरी नाम का शहर बसाकर सीरी को राजधानी बनाया। आप सुनते जाइए पूरा, सीरी को राजधानी बनाने का काम किया। गयासुद्दीन तुगलक ने उसी दिल्ली में तुगलकाबाद शहर बसाया और तुगलकाबाद को राजधानी बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह शहर बसाया और जहां पनाह शहर को राजधानी बनाया। फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद दिल्ली में बसाया और फिरोजाबाद को राजधानी बनाने का काम किया। सैयद वंश के मुबारक खिलजी ने मुबारकाबाद बसाने का काम किया। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद शाहजहां ने शाहजहानाबाद बनाया। शाहजहानाबाद बनाया। दिल्ली कैसे होगी, ढिल्लिका, दिल्ली, किलोखरी, सीरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह, फिरोजाबाद और शाहजहानाबाद। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। रणथंबोर पर आक्रमण। यहां का शासक हम्मीर देव था। शासक कौन था, हम्मीर देव। जलालुद्दीन रणथंबोर गया, लेकिन राजपूतों की तैयारी देखकर वापस लौट आया। बिना लड़े ही वापस लौट आया। लोगों ने पूछा भैया क्यों लौट कर आ रहे हैं, क्यों लौट कर? उसने बोला मैं किसी मुसलमान का भी बाल बाका नहीं होने दूंगा। जी, गुलाम वंश का था। मैं किसी मुसलमान का खून नहीं बहाना चाहता। ऐसे कई किले कुर्बान हैं, ऐसे कई किले कुर्बान हैं। चलिए आगे चलें, कोई डाउट यहां तक?
प्रमुख घटना। अलाउद्दीन का देवगिरी आक्रमण। अलाउद्दीन कौन है? जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद। चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, आप बिल्कुल ठीक है। मंगोलपुरी कहते, मुगलपुरा नहीं कहते, मंगोलपुरी। उसे मंगोलपुरी कहते, मुगलपुरा नहीं कहते, मंगोलपुरी में बसाया था फर्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला, चाचा हम भिलसा अटैक करना चाहते हैं। भिलसा मध्य प्रदेश में एक जगह है। भिलसा पर आक्रमण किया, खूब पैसे मिले। पैसे लाकर चाचा जी को दे दिए। पैसे लाकर क्या दे दिए? चाचा जी को दे दिए। और उसे खबर मिली कि देवगिरी में बहुत पैसा है। अलाउद्दीन के दिमाग में कुछ और चल रहा था। अलाउद्दीन ने चाचा से बोला, चाचा हम चंदेरी पर आक्रमण करेंगे। और चंदेरी के बहाने वो कहां चला जाएगा? देवगिरी। बिना अपने चाचा से परमिशन लिए, अनुमति लिए कहां चला जाएगा? वो देवगिरी चला जाएगा। अलाउद्दीन बिना चाचा की अनुमति के देवगिरी पर आक्रमण किया। और देवगिरी के लोगों को क्या बोला? जब लोगों ने रास्ता रोका, उसने बोला, मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत परेशान हूं। ठीक है, मेरी हालत बहुत खराब है। सुल्तान ने मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया। मैं शरण मांगने आ रहा हूं। पहले ऐसा होता था कि हम बातों का भरोसा करते थे, कोई झूठ बोलने की संभावनाएं कम होती थी। लोगों ने आने दिया। अचानक रामचंद्र देव पर हमला कर दिया। रामचंद्र देव ने तैयारी की बात की तो अफवाह फैला दी कि तो छोटी सेना है, एक बड़ी सेना आने वाली है। जलालुद्दीन अकबर को भी, हाँ जलालुद्दीन अकबर को भी बोलते थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव से अत्यधिक धन प्राप्त किया। अत्यधिक धन प्राप्त किया, खूब पैसा प्राप्त कर लिया। यह खबर चाचा को भी लग गई। यह खबर चाचा को भी लग गई, ससुर को लग गई। इसके बाद बहुत पैसा है। अलाउद्दीन के पास जब इतना पैसा आया, ठीक है, 2 मिनट पहले इसको समझ लो प्रिया वर्मा, फिर मैं बता दूंगा कौन सी उपाधि पूछ रहे हैं, कहां कौन सी उपाधि, इसमें उसमें उपाधि कहां बताओ। तो जलालुद्दीन के दोस्तों ने समझाया, यार उससे पैसे इसे ले लो, तो जो पैसे हैं ऐसा ना तुम्हारी सत्ता को खा जाए। जलालुद्दीन बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, वो मेरा दामाद है, भतीजा है, वैसा गलती नहीं करेगा वो। फिर भी तय हुआ कि भाई पैसे ले लिए जाए। तो एक जगह तय हुई गंगा के किनारे।
गंगा नदी। गंगा नदी ये है, जगह हुई कड़ा। गंगा के पास कड़ा नामक जगह पर यहां जलालुद्दीन की सेना इस तरफ खड़ी है और यहां अलाउद्दीन की सेना खड़ी है। दोनों गंगा नदी के इस पार और उस पार खड़े हुए हैं। जलालुद्दीन ने बोला, आओ अलाउद्दीन, पैसे लेकर आओ। अलाउद्दीन ने बोला, मैं नहीं आऊंगा और मैं आपसे डरता हूं, मैं तो यहीं यहीं बंगाल भाग जाऊंगा। जलालुद्दीन बोला, चलो भतीजा चलते हैं। दो चार सैनिक लिए, नाव में बैठे, नाव पार करके जलालुद्दीन अलाउद्दीन के पास आया। जैसी आया गले मिला, गलती हो गई, और जैसी मुड़ा धक्का दे दिया गया जलालुद्दीन को, और जलालुद्दीन की हत्या एक सैनिक ने कर दी। जलालुद्दीन केवल यही कह पाया, अलाउद्दीन तूने क्या किया, और वहीं पर जलालुद्दीन मारा गया। इस तरफ जलालुद्दीन की सेना खड़ी केवल देखती रह गई। बोले, इस हत्यारे को बदला लेंगे, जिसने पाला पोसा उसकी हत्या कर दी तुमने, छोड़ेंगे नहीं अलाउद्दीन को। और अलाउद्दीन जब दिल्ली में घुसेगा तो काट डालेंगे अलाउद्दीन को, मार देंगे अलाउद्दीन को। अलाउद्दीन इसी गंगा के किनारे चलते चलते पहुंच गया, कहां, यमुना को पार करके सीधे दिल्ली। जब दिल्ली पहुंचा तो लोगों ने कहा, घुसने नहीं देंगे, मारेंगे इसको। अलाउद्दीन देवगिरी से लाए सोने के सिक्कों को हवा में उछालता हुआ दिल्ली में प्रवेश किया। सारे लोग धन लूटने में जुट गए। विरोध कहां गया पता ही नहीं पड़ा। तो वास्तव में अलाउद्दीन ने देवगिरी के धन से दिल्ली को प्राप्त कर लिया। दोनों की मुलाकात गंगा नदी के किनारे कड़ा में हुई, जहां अलाउद्दीन के इशारे पर जलालुद्दीन को मार दिया गया। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए, अब कोई क्या पूछना चाह रहा है, पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अब कहानी शुरू होती है। ये तो लिख चुके हम लोग, है ना, क्या क्या हुआ, मंगलोर, रणथंभौर, देवगिरी पर आक्रमण, जलालुद्दीन का अंत, अलाउद्दीन की। चलो, जलालुद्दीन कोई उपाधि थी क्या? हाँ जी, गाजी मलिक उसका वास्तविक नाम था। गाजी मलिक जलालुद्दीन का नाम से सत्ता प्राप्त किया। ठीक है। तो आपका नाम प्रिया वर्मा है और आप पता बड़ा एसडीएम बन जाए, बोले प्रिया नाम थोड़ा ठीक नहीं, थोड़ा एक बड़ा स्टाइलिश नाम से लेते हैं, तो प्रियदर्शनी प्रेमबदा ऐसा नाम रख देंगे आप अपना। चाकू मारकर शिवांगी मूवी में दिखाया गया होगा, पर इतिहास में कहता कि अलाउद्दीन के इशारे पर एक सैनिक ने उसको मार दिया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश शासक है। शक्ति ही शासन है, इसका कहना था। शक्ति ही
शासन। अच्छा लगा नाम क्या? ठीक है, वो तो जो मन में आया तो बोल दिया मैंने। शक्ति शासन मतलब जब से सत्ता प्राप्त की तो मौलाना मुगीसुद्दीन गए, बोले अच्छा हुआ आप बैठ गए, अब शरीयत का कानून लागू होगा। अलाउद्दीन ने कहा मुगीसुद्दीन, मैं वो करूंगा जो राज्य के लिए ठीक होगा, जो मेरे लिए ठीक होगा। शरीयत में क्या लिखा मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तब भी सच्चा मुसलमान हूं और मैं पूरा विश्वास करता हूं, पर मैं राज्य के लिए अपने हिसाब से काम करूंगा। तो इस तरह उसने शक्ति, उसका कहना था सेना ही सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति के आगे कोई नहीं, शक्ति बढ़ाइए, शक्ति ही शासन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वास्तविक नाम अली गुरसास, वास्तविक नाम इसका अली गुरसात था। शासक बनने के पूर्व कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। दो महत्वाकांक्षाएं थी, दो सपने थे इसके, दो महत्वाकांक्षाएं थी। पहला विश्व विजय, पूरी दुनिया को जीतना। दूसरा नया धर्म चलाना। ये दो बातें की जा रही थी कि हम नया धर्म चलाएं। ठीक है, क्या चलाएं? नया धर्म चलाने का काम करें। इसलिए इसने अपने आप को नई उपाधि ली सिकंदर ए सानी, और अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा इसने, कि मैं वास्तव में दूसरा सिकंदर हूं। सिकंदर ए सानी की उपाधि ली और अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा। अलाउद्दीन का दोस्त था। अलाउद्दीन का मित्र दिल्ली का कोतवाल अना उल मुल्क, ये दिल्ली कोतवाल था। इसने समझाया, इसके समझाने पर धर्म चलाने का विचार त्यागा एवं विश्व विजय के पूर्व भारत विजय का संकल्प लिया कि पहले मैं दुनिया जीतने के पहले पहले इंडिया जीत लूंगा, फिर मैं दुनिया जीतने का नाम करूं। ठीक है, क्लियर है? फिर दुनिया जीतने का काम करूंगा। अलाउद्दीन के समय विद्रोह हुए, काफी विद्रोह को देखना पड़ा। अलाउद्दीन के समय कई विद्रोह हुए। उसने इस विद्रोह के कारण को जाना, क्यों हो रहे हैं ये विद्रोह, क्या कारण है इन विद्रोह के। तो उसने पाया कि पहला कारण है लोगों के पास धन बहुत है, बहुत पैसा है, अनाप शनाप काम करते हैं, अनाप शनाप षड्यंत्र करते हैं। दूसरा, ये सारी बातें तब करते हैं जब वो शराब पी लेते हैं, पार्टी करते हैं, तब कहीं ऐसा होता है। ठीक है,
तीसरा, हंसाइए मत हंसी इसलिए आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं आपस में बातें ना करें प्लीज, जबकि शुरुआत वही लोग कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा कारण यह है, सुल्तान को जानकारी नहीं होती। सुल्तान को पता ही नहीं पड़ता है कि क्या चल रहा है। सुल्तान को पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, उसके बारे में कुछ नहीं। चौथा क्या है, अधिकारियों के मध्य संबंध। इन अधिकारियों के बीच दोस्ताना वैवाहिक संबंध है इनके बीच में, और ये संबंध इतने प्रगाढ़ है कि लोग षड्यंत्र करते रहते हैं जब देखो जब। तो अलाउद्दीन ने कहा इस विद्रोह को समाप्त करने, विद्रोह के कारण को समाप्त करने 4 अध्यादेश जारी किए। 4 अध्यादेश जारी किए। पहला, विद्रोह के कारण को समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहला अध्यादेश क्या था, उपहार, पेंशन बंद। उपहार में दी जमीन, इसको मदद ए मास कहते हैं, जब्त। पैसे नहीं रहेगा तो कहां से बातें करेंगे। शराबबंदी, कोई शराब नहीं पिएगा। पूरे राज्य में शराबबंदी। प्रश्न उठता है, इतिहासकार प्रश्न करते हैं कि क्या पूरे राज्य में शराबबंदी संभव होगी। लोग कहते हैं ना ना ना, पूरे राज्य में नहीं होगी, केवल दिल्ली में होगी। लोग दिल्ली के बाहर जाते होंगे, शराब पीने जाते होंगे और लौटकर घोड़े पर लेटकर चले आते होंगे। तीसरा, गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ करना। गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ किया। जो लोग आप आपस में बात कर रहे हैं, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी, कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं। अभिषेक यादव क्या कह रहे हैं, सर आप एकदम ऋषि कपूर लगते हैं। अरे सर क्या बात है अभिषेक यादव, थैंक्स यार। मुझे पता है मैं नहीं लगता हूं, पर फिर भी थैंक्स आपका प्रेम, आपकी सद्भावनाओं के लिए धन्यवाद। अधिकारियों के मध्य वैवाहिक संबंध के पूर्व सुल्तान की अनुमति अनिवार्य। सुल्तान की अनुमति अनिवार्य होगी। सुल्तान की अनुमति क्या होगी, अनिवार्य होगी, अन्यथा विवाह संबंध स्थापित नहीं होंगे। इस तरह के 4 अध्यादेश उसने जारी किए। नोट कर लीजिए इसको। हाँ, खुश होने वाली बात तो है। पर वास्तविक नाम, नाम क्या लिखा है, अली गुरसास्प। अली गुरसास्प लिखा है।
वास्तविक नाम लिखा है अली गुरसास्प। आदित्य प्रकाश बहुत दिन बाद आए हैं ऐसा लग रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब अलाउद्दीन ने भारत विजय की बात की। भारत विजय, भारत विजय, ठीक है। अब भारत विजय करने के लिए अलाउद्दीन ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को जीतने का प्रयास किया। उत्तर भारत के जो राज्य थे वह क्रम से लिख रहा हूं, कालक्रम में। जैसलमेर, गुजरात। पहले क्या जीता? जैसलमेर, गुजरात। रणथंबोर, रणथंबोर। चित्तौड़, मालवा, सिवाना, जालौर। ये जीतने का। इस उत्तर भारत के राज्यों को जीतने का उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी मतलब अपने राज्य में मिलाकर राज्य का विस्तार करना। कुल मिलाकर उत्तर भारत में जो उसकी नीति थी वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से थी। ठीक है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से थी। सर सेना का क्लास क्या बोल रहे हैं? पद्धति, दशमलव। अरे आने तो दो भाई सेना। अब आप पूछो सर एक काम करिए सर, वो आप अकबर के बारे में बता दीजिए। अरे भैया आने देना टारगेट, नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे। ठीक है, 100% बताएंगे। तो उसने अपने दक्षिण भारत में जो आक्रमण किए क्रम से देखिए। देवगिरी, देवगिरी पर आक्रमण, फिर तेलंगाना पर आक्रमण, फिर हो, एक मिनट जरा, क्षेत्र, वंश, राजधानी। पहला आक्रमण क्षेत्र महाराष्ट्र, वंश यादव, राजधानी देवगिरी। दूसरा तेलंगाना, वंश काकतीय, राजधानी वारंगल। तीसरा कर्नाटक, वंश होयसल, राजधानी द्वार समुद्र। चौथा तमिलनाडु, पांडवंश, राजधानी मदुरई। इन
4 राज्यों को हराने का काम किया। गुजरात लिखा तो है, जैसलमेर गुजरात। इन 4 राज्य, दक्षिण में क्या किया उसने? यहां से केवल धन वसूला, केवल धन प्राप्त किया, धन लिया, केवल धन लिया, अपने राज्य में नहीं मिला। ठीक है, अपने राज्य में नहीं मिला है। बहुत ध्यान से समझो ये लाइन। अलाउद्दीन ने वही किया जो समुद्रगुप्त ने किया था, क्योंकि अलाउद्दीन ये बात भली भांति जानता था कि उत्तर से दक्षिण को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए जिस तरह समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 राज्यों को हराया, दक्षिण के 12 राज्यों को हराया, परंतु उनसे कोई मिलाया नहीं, उनके प्रति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति अपनाई, उनको जीता, उनका राज्य वापस कर दिया और कुछ धन लेकर छोड़ दिया। वैसे ही इसने नीति अपनाई, क्योंकि ये भी जानता था कि उत्तर से दक्षिण को नियंत्रित नहीं कर सकते। जिन जिन लोगों ने उत्तर दक्षिण को नियंत्रण करने की कोशिश की वो बर्बाद हो गए, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, जैसे औरंगजेब। जिन्होंने भी दक्षिण पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया वो सब बर्बाद हो गए। इसलिए हम अलाउद्दीन को कहते हैं व्यवहारिक शासक, व्यवहारिक शासक, व्यवहारिक शासक कहते हैं और अनोखा साम्राज्यवादी भी कहते हैं। समुद्रगुप्त की नीति का अनुसरण किया कि दक्षिण नीति का अनुसरण किया, समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति का अनुसरण करने का काम किया। जिस तरह समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के प्रति, इसको लिख लीजिए, एक ही चार्ट में सारी विजय आ गई हैं आपकी। यादव के बाद क्या लिखा है? देवगिरी। बहुत आसान सा लिखा है ये तो। होयसल के आगे क्या लिखा है? द्वार समुद्र, दरवाजे वाला द्वार, द्वार समुद्र लिखा है। चलिए, सिवाना और जालोर राजस्थान में, मालवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब
इस पूरे विस्तार के लिए अगर साम्राज्य विस्तार करना है या युद्ध करना है तो चाहिए सेना। सेना चाहिए, और इस सेना के लिए चाहिए धन। बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। बिना, अरे भाई सौरभ सोनवानी, हम शब्दों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें हमें कंट्रोल नहीं करना है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद की तरह चलना है। सबके राज्यों के बराबर अधिकार है, हम किसी को नियंत्रित नहीं करते। शब्द गलत है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? थैंक्स वैभव अग्रवाल। तो हम कंट्रोल नहीं करते। लाइनें बहुत, देखो हम एग्जाम में मेंस में आंसर लिखते ना, तो दिस इज द मिस्टेक। यही गलती है, कंट्रोल, नियंत्रित नहीं। हर राज्यों को समान अधिकार प्रदान किए गए। ये लाइन समझ में आ रही है? वो राज्य सूची के विषय पर अपने विधानसभा में कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि राज्यसभा कह दे आर्टिकल 249 ये कानून पूरे राष्ट्रीय हित का है, तो केंद्र भी बना सकता है। वो यदा कदा कभी कभी होता रहता है, अन्यथा राज्यों को बराबर के अधिकार है। केंद्र केवल केंद्रीय सूची के विषय में कार्य करता है, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? केंद्र केवल केंद्रीय सूची के विषय पर कानून बनाता है और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाता है। शिवांगी चौबे, खालिसा भूमि मतलब वह भूमि जो बादशाह की व्यक्तिगत भूमि होती है, उससे प्राप्त राजस्व बादशाह के खजाने में जाता है, उसे हम खालिसा भूमि कहते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब धन कैसे आएगा? धन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आय बढ़ाओ। आय बढ़ाएं। अगर आपको भी धन चाहिए और खर्च कम करें, दोनों काम एक साथ हो तो बहुत अच्छी बात है। आय भी बढ़ाएं और खर्च भी कम करें। तो आय बढ़ाने का तरीका इसने क्या अपनाया? अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने आय बढ़ाने के लिए भू राजस्व को खिराज कहते हैं, खिराज, आधा कर दिया कि हम आधा टैक्स लेंगे। दो नए कर लगा दिए, घरी कर और चरी कर। घरी कर मतलब आपका घर कितने क्षेत्र बना है उसके आधार पर टैक्स, ठीक है? दो नए कर, चरी कर। चर के रूप में, जी कल मेरी क्लास रिकॉर्डेड थी, कल की क्लास बहुत अच्छी लगी थी, उसमें कोई चैट ही नहीं था, ठीक है? दो प्रकार के नए कर लगा दिए। एक काम इसने ये किया, ठीक है? खम्स, लूट का धन, में से 4/5 हिस्सा लिया। 4/5 हिस्सा लिया। खालिसा भूमि में वृद्धि की। राजस्व विभाग की वसूली बढ़ाने, दीवान
ए मुस्तक राज विभाग बनाया। दीवाने मुस्तक राज विभाग। ग्राम प्रमुख खूत मुकद्दम चौधरी के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। विशेष अधिकार क्या कर दिए? समाप्त। क्लियर है? कोई डाउट? अब खर्च कैसे कम करें? पेंशन बंद, पेंशन उपहार बंद। अब कोई पेंशन नहीं होगी, कोई उपहार नहीं होगा। ठीक है? पेंशन भी नहीं होगी। जो लोग पढ़ रहे हैं वो, जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करें। ये पूरे अलाउद्दीन खिलजी का निचोड़ एक ही स्लाइड में आ रहा है। ये बात ध्यान से रखिए। जिसको जो कमेंट करना है, जो लिखना है वो लिखने दीजिए। कहावत सुनी होगी, अपने पैलों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है, उसके प्रत्यक्ष उदाहरण आप स्वयं देख सकते हैं। ठीक है? जी जी जी, एक आध बीच में हो गई रिकॉर्डेड, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए मैंने कहा रिकॉर्ड में तो छुट्टी करने वाला था, पर मैंने कहा नहीं, रिकॉर्डेड दे देते हैं। ठीक है? फोकस यहां करिए। पूरा अलाउद्दीन एक स्लाइड में है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट इसमें आ रहे हैं। ये बाद में लिखेंगे शिवानी पांडे, पहले समझ लेते। मदद मास जब्त कर लियो। जो भी शब्द आपको समझ में ना आए पूछ लीजिए, क्योंकि इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मदद मास भूमि जब्त कर ली। मदद मास भूमि क्या कर ली? जब्त कर ली। ठीक है? आगे चलते हैं। ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट है किसी को कि मदद मास भूमि क्या कर ली? जब्त करने का काम कर लिया। उपहार बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दिया। इस तरह उसने अपना खर्च क्या है? कम कर लिया। लेकिन अभी सेना रखनी है। अगर सेना रखनी है तो सेना कैसी होनी चाहिए? विशाल सेना होनी, विशाल एवं सुदृढ़ होनी चाहिए। सुदृढ़ सेना होनी चाहिए, संगठित होनी चाहिए। सेना कैसी होनी चाहिए? संगठित होनी चाहिए। लाइन समझ में आ रही है? तो उसने क्या किया? सेना को दशमलव पद्धति पर संगठित किया। अभी टारगेट पूछ रहे थे, दशमलव का है, आ गया। दशमलव पद्धति पर संगठित किया। दशमलव पद्धति का मतलब होता 10 बेस्ड, 10 बेस्ड। खूत मुकद्दम चौधरी ये सब गांव के मुखिया हैं। खूत मुकद्दम, किसी गांव में इसको खूत कहते हैं, कहीं मुकद्दम कहते हैं, कहीं चौधरी कहते हैं। तीनों पोस्ट एक ही हैं। ये क्या करते थे? सुल्तान की तरफ से गांव से टैक्स वसूलते थे, जिससे सुल्तान का अधिकारी आता था, वो टैक्स लेके चला जाता था। तो ये लोग बोलते थे यार इतनी हम मेहनत करते तुम्हारे लिए वसूलते, हमको क्या में? तो इनकी जमीन पर कम टैक्स लगता था या नहीं लगता था। इनको विशेष अधिकार दे दिए, लेकिन अब विशेष अधिकार समाप्त होगा, तुमको भी टैक्स देना पड़ेगा। बर्नी कहता है कि हिंदू घर की महिलाएं, खुद मुकद्दम चौधरी की महिलाएं दूसरे के घरों में जाकर बर्तन मांजने काम करने लगी थी। स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, ऐसा बर्नी ने लिखा। तो दशमलव मतलब होता 10 बेस्ड।
10 बेस्ड, 10 पर आधारित, 10 सैनिकों पर एक सरे खेल, फिर 100 पर, फिर 500, जितने में 10 का बेस है। जैसे आपने पढ़ा होगा बाइनरी बेस, बाइनरी मतलब 2 पर, 0 एंड 1, 2, ऑक्टेल मतलब 8 बेस्ड, हेक्सा डेसिमल मतलब 16 बेस, वैसे डेसिमल मतलब 10 पर आधारित। समझ में आ रहा है? स्थाई दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक जिसने स्थाई सेना रखी एवं नगद वेतन दिया। नगद वेतन दिया, नगद देने वाला पहला। दूसरा, दाग और हुलिया शुरू किया। कोई पूछ रहा था दाग एवं हुलिया? प्रारंभ। दाग हुलिया क्या होता है? एक्चुअली सिस्टम क्या था, मैं अलग से लिखता हूं। दाग हुलिया एक घोड़ा है, घोड़ा प्लस सैनिक। सैनिक अगर, पहले ध्यान से सुन लो, पहले सैनिक अगर भर्ती होगा उसको मिलेगा 234 टंका वार्षिक वेतन मिलेगा, ये उसकी सैलरी है। लेकिन अगर वो रजिस्टर में नाम लिखा है कि सर मैं घोड़ा भी अपना लेकर आया हूं, तो उसको 78 टंका वार्षिक मिल जाएगा। किसका? घोड़े का मिल जाएगा। खुद का मिलेगा 234 और 78 मिल जाएगा घोड़े का, और वो भर्ती हो जाएगा। तो हुआ क्या, शिवानी गई और अपना नाम लिखा दिया कि मेरा नाम ये है, और हुलिया मतलब शिवानी कैसी दिखती है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कोई घाव बना है, कोई मार्क बना है, कोई तिल बना है, इसको बात करें। ठीक है? तो शिवानी गई, उसने नाम लिखा है कि सर ये मैं हूं और ये मेरा घोड़ा है, मेरा हुलिया नोट कर लीजिए। अच्छा, शिवानी के पास घोड़ा, 78 टंका और मिलेगा बेटा तुमको। ज्योति गई, उन्होंने अपना नाम लिखा है, उनको मिले 234। सौरभ समझ गए मामला क्या है। सौरभ ने शिवानी से बोला, शिवानी ये घोड़ा मुझे दे दीजिए। सौरभ भी गए, नाम लिखो भाई सौरभ, हुलिया नोट करो, मेरे पास भी घोड़ा है। अच्छा, 78 टंका और। मोहम्मद फैज भी चले गए, मेरे पास भी वही शिवानी का जो घोड़ा है वही लेके चले गए। निशान त्यागी भी चले गए। अब कल को युद्ध हुआ, अलाउद्दीन ने कहा सारे घुड़सवार आगे आओ। रजिस्टर में लिखा है 5000 घुड़सवार और घोड़े 1000 हैं। तो घोड़ों की संख्या को फिक्स कैसे किया जाए? इस घोड़ों की संख्या को फिक्स कैसे किया जाए? तो अलाउद्दीन ने एक नई पद्धति अपनाई, दाग। लोहे को गर्म करके घोड़े की पीठ पर निशान लगा देंगे। जैसी शिवानी आएंगी, जैसी शिवानी आएंगी, अरे जो नाम सामने रहते वो बोल देता हूं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो शिवानी आएंगे उनके घोड़े पर एक जलने का निशान लगा देंगे। अब वो घोड़ा लेके कोई नहीं आया क्योंकि वो चेक हो चुका है। इस तरह अलाउद्दीन ने अपनी सेना में घोड़ों की संख्या को निश्चित करने का काम किया। अब समझ में आ रहा है दाग क्या है, हुलिया क्या है। दूसरा, कहते हैं अलाउद्दीन ने कम वेतन दिया। नॉर्मली उसने वेतन को कम दिया क्योंकि अलाउद्दीन का सोचना यह था कि किसी को 100 रुपए सैलरी देंगे तो 10 लोग रख पाएंगे, क्योंकि मेरे पास 1000 रुपए जेब में है। अगर मैं 100 रुपए सैलरी दे रहा हूं तो मैं 10 लोगों को नौकरी में रख पाऊंगा, और अगर 50 दे रहा हूं सैलरी तो 20 लोगों को नौकरी में रख लूं। और मेरे को रखनी सेना बड़ी, इसलिए बड़ी सेना के लिए क्या है, कम वेतन बहुत जरूरी। मेरी बात समझ में आ रही? कम वेतन देना जरूरी, जिससे मैं बड़ी सेना रख लूं, क्योंकि मेरे पास, मेरे खजाने में उतना पैसा नहीं, और मेरे को दुनिया जीतनी भी है, पहले भारत जीतना है। बात समझ में आ रही है?
लेकिन मुद्दा ये आता है, भैया आप कम वेतन पे काम कैसे करोगे यार? घर कैसे चलाओगे? घर नहीं चला पाओगे कम वेतन पे। तो अब क्या करेंगे अलाउद्दीन? अलाउद्दीन एक नया काम करेगा। अलाउद्दीन करेगा रियायती बाजार। सस्ता बाजार बनाएगा, जहां पर चीजें क्या मिलेंगी? सस्ती मिलेंगी। इसी को कहते हैं बाजार नियंत्रण। उसको नियंत्रण इसलिए कहते हैं कि बाजार में किसका मूल्य कितना रहेगा, सब अलाउद्दीन तय करेगा। 3 तरह के बाजार हैं। पहला है गल्ला मंडी। गल्ला मंडी मतलब जहां अनाज मिलेगा। दूसरा बाजार है सराय अदूल, जहां पर कपड़े मिलेंगे प्लस किराने का सामान मिलेगा, घर की आवश्यकता का चीजें मिलेंगी, यहां पर अनाज मिलेगा। और तीसरा बाजार होगा जो घोड़े, पशु प्लस दास का बाजार होगा। इस तरह उसने कम वेतन देकर भी, सस्ते दर पर बाजार बनाकर भी लोगों को क्या किया? खुश करने का काम किया। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नोट कर लीजिए सारी चीजें। तो लगभग सारी चीजें एक जगह आ गई हैं। चलिए, कोई डाउट? बाजार ने सराय अदूल, अदूल, सराय अदूल। पशु के आगे क्या लिखा है? दास। पशु के आगे लिखा है दास। चरी कर क्या होता था? ठीक है, देखिए हरिओम क्या है, बादशाह का कहना था, बादशाह का कहना था कि भाई मैं तुमसे कृषि की जमीन का टैक्स लेता हूं, पर है जमीन तो पूरी मेरी। तो तुम्हारा घर जिस पर बना है उसका भी टैक्स चाहिए। तुम्हारे जानवर चरने जाते, सुन लो पहले, तुम्हारे जानवर चलने जाते हैं, तुम्हारे जानवर चरने जाते हैं, वो जमीन भी तो मेरी है। तो जितने जानवर होंगे उसके हिसाब से टैक्स लगे। उसको चरी कर कह दिया। दास मतलब गुलाम। अभिषेक, जो गुलाम रखे जाते थे। आप जाएंगे बाजार, पूछेंगे भैया ये गुलाम क्या करता है? ये बहुत अच्छा खाना बनाता है। ये क्या करता है? ये बर्तन अच्छे धोता है। ये क्या करते हैं? डांस अच्छा करता है। ये म्यूजिक बहुत अच्छा करता है। कुरान बहुत अच्छे से पढ़ता है। ये तलवार बहुत अच्छी चलाता है। ये क्या करता है?
ये आपको यूपीपीसीएस में मदद करता है। आप इससे कुछ भी पूछेंगे, गूगल बाबा है, तो आप उसको खरीद के घर ले आएंगे। ठीक है। खिराज कर क्या है? भू राजस्व को खिराज कहते हैं। भू राजस्व को खिराज कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? खालिसा क्या है जी? दास यानी गुलाम, करेक्ट। खालिसा क्या है? सुनिए, भूमि 3 प्रकार की है। जमीन कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की जमीन है। खालिसा, इक्ता, मदद ए मास। मदद ए मास। खालिसा मतलब बादशाह की भूमि। बादशाह की भूमि। ठीक है। इसका राजस्व बादशाह के पास, बादशाह के पास है। इक्ता मतलब वेतन के बदले एवं उस क्षेत्र पर प्रशासन आदि के लिए दी गई भूमि, वो कहलाएगी इक्ता। ठीक है। मदद ए मास उपहार में किसे दी जाएगी? कवि, लेखक, संगीतज्ञ आदि, इनको दी जाएगी। अब बता तो रहा हूं मदद ए मास क्या है। सराय अदुल कपड़ों का और किराने का बाजार। ठीक है। इनका मालिक कौन है? इस जमीन का मालिक बादशाह है। इसका मालिक कौन है? बादशाह है। इसका मालिक कौन है? बादशाह है। हर भूमि का मालिक कौन है? बादशाह। सारी जमीन किसकी है? बादशाह की जमीन है। कर कौन लेगा? कर एवं प्रशासन। शांति सुरक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? इस यहां करेगा बादशाह है, यहां इक्तादार, यहां करेगा दान ग्रहिता, जिसको दान में मिलेगी ग्रहिता सुल्तान की सहायता से। यह है पूरी कहानी इन जमीनों। ठीक है। मदद ए मास उपहार में दी गई भूमि। समझ में आ रहा है? अलाउद्दीन हो, चाहे अकबर हो, चाहे कोई भी हो, मेंस में नहीं आता है। ठीक है। अब किसी को कोई पूछा था खिराज क्या होता है? भूमि कर। भूमि कर मुस्लिम शासन में, शासन में भूमि कर 2 प्रकार के भूमि कर हैं, खिराज और उश्र। उश्र खिराज लिया जाता है गैर मुस्लिम से, जो 1/3 से 1/2 होता है। उश्र लिया जाता है मुस्लिम से, जो 1/10 होता है। तो अलाउद्दीन ने जो भू राजस्व बढ़ाया था वो खिराज में बढ़ाया था। ठीक है। वो किस में बढ़ाया था? खिराज में बढ़ाया। तो अपने आप जो गैर मुस्लिम है वो कंपीट ही नहीं कर पाएंगे मुस्लिम किसान से, क्योंकि अपनी
उपज का आधा तो वो सुल्तान को दे देंगे। अब पूछ रहे हैं खम्स क्या है। चलिए कोशिश करते हैं लिखने की। खम्स, खम्स लूट का धन। जब युद्ध होगा, युद्ध में जो लूटने से मिलेगा उसके धन को हम कहते हैं खम्स। लूट के धन को हम खम्स कहते हैं। तो सुल्तान को कितना मिलना चाहिए? सुल्तान और सैनिक, सुल्तान को मिलना चाहिए 1/5 और सैनिक को मिलना चाहिए 4/5। ये नियम है इसका। ठीक है, क्लियर है? ये रूल है खम्स का। अलाउद्दीन एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 लिया। लेना चाहिए 1/5 पर इन लोगों ने लिया 4/5। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? लिख लीजिए भैया, और कोई डाउट हो बता दीजिए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ेंगे विजय को लेकर इसकी। चलिए, हो गया है। गैर मुस्लिम और मुस्लिम में क्या डिफरेंस है? प्रिया वर्मा, मुस्लिम जो मुसलमान धर्म का पालन कर रहे हैं वो मुस्लिम, जो नहीं कर रहे हैं वो गैर मुस्लिम। रियायती मतलब होता सस्ता, रियायती मतलब होता सस्ता। ठीक, अब इनको दशमलव नहीं समझ में आया। दशमलव प्रणाली, दशमलव, दशमलव मतलब होता डेसी, डेसिमल। डेसिमल जो वर्ड बना है वो डेसी से बना है। डेसी मतलब होता है 10 पर आधारित। जब भी हम सेना बनाएंगे उसका आधार 10 या 10 के गुणज होगा, मल्टीपल ऑफ 10। जैसे 10 सैनिक की टुकड़ी को का प्रमुख होगा सर एक खेल, तो 10 सर एक खेल पर एक, इस तरह से कहेंगे। ठीक है सर, बिखरी भूमि को एक जगह पर लाना क्या कहलाता है? उसको कहते हैं निधि चकबंदी, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। चकबंदी ये 10 पर बेस्ड होता है, 10 पर, 100 पर, 1000 पर, 10,000 पर। अलाउद्दीन की 10,000 की सैनिक टुकड़ी को तुमन कहते थे। अलाउद्दीन की 10,000 की टुकड़ी को तुमन कहते थे। अलाउद्दीन की 10,000, मैं बोल रहा हूं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, 10,000 की टुकड़ी को तुमन कहते, तुमन। ठीक है, चलिए अब तो भाई कुछ नहीं बचा होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अरे भाई बचपन में पढ़ा होगा यार, बाइनरी मतलब 2 बेस्ड, दो होते हैं, 0 and 1। ऑक्टेल तो 8 बेस्ड,
हेक्साडेसिमल, 16 बेस्ड, पढ़ा होगा भाई आपने। ठीक है, चलिए। सुधार भी हो गए, विद्रोह हो गए, 4 अध्यादेश भी हो गए, अलाउद्दीन का साम्राज्यवाद भी हो गया, अलाउद्दीन के उत्तर भारत अभियान, यहां से हम बात करते हैं। तो अलाउद्दीन के उत्तर भारत अभियान में पहला है, मैं चलिए लिखा रहने देते हैं, जैसलमेर इन गुजरात 1299। जैसलमेर गुजरात की बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन के सेनापति उलूग खां एवं नुसरत खां ने इसे जीता। ये 2 लोगों ने इसे जीता। गुजरात का शासक कौन है? कर्णदेव बघेल। कर्णदेव बघेल। इसकी पत्नी है, पत्नी कमला देवी। पुत्री है देवल देवी। जब उलूग खां नुसरत खां ने हमला किया तो जो राजा है वो भाग गया, पर पत्नी छूट गई, बेटी को साथ लेके भाग। कर्ण बघेल, कर्णदेव बघेल अपनी पुत्री देवल देवी के साथ देवगिरी की ओर भागा। आसानी से जीत लिया गया। पत्नी जो थी वो पकड़ी गई। समझ में आ रहा है? पत्नी कमला देवी पकड़ी गई। समझ में आ रहा है? पत्नी कमला देवी पकड़ी गई। बाद में अलाउद्दीन की पत्नी बनी। ठीक है, बाद में इसको गिरफ्तार कर अलाउद्दीन के पास भेज दिया और अलाउद्दीन ने अपनी रानी बना लिया। रानी है जो भी है, ढेर वहां, तो कोई कमी नहीं वहां पे। क्लियर है? ये समझ में आया? यहीं पर नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। इसलिए इसे 1000 दिनारी कहा गया। इसलिए कहा गया 1000 दिनारी। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। रणथंभौर हम अगले पेज पर लिख लेते हैं, चित्तौड़ भी अगले नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। ठीक है।
चलिए आगे चलते। 1000 दिनारी क्यों कहा गया? क्योंकि इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। अब बात करते हैं रणथंभौर। रणथंभौर को कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं रणथंभौर को, कि ये राजस्थान का क्या है? प्रवेश द्वार है। यहां का शासक कौन है? शासक है हम्मीर देव। इसका पीएम कौन है? प्रधानमंत्री रणमल। रणमल है। रणमल इसका प्रधानमंत्री है। रणमल क्या है? इसका पीएम है। अलाउद्दीन एवं नुसरत खां गए। नुसरत खां मारा गया। यहीं पर नुसरत खां की मृत्यु हुई। नुसरत खां मारा गया। रणमल की सहायता से अलाउद्दीन ने इसे जीता। हालांकि बाद में रणमल मार दिया गया। बाद में मार दिया। क्लियर है? अमीर खुसरो ने यहां के जौहर का वर्णन किया। जौहर का वर्णन किया। रणथंभौर ईयर लिखना तो ईयर भी लिख सकते हैं 1301। 1301 की कहानी है। जी बोलिए विशाल वर्मा, क्या कहना चाहते हैं? चलिए अब बात करते हैं चित्तौड़ की। बड़ा शक्तिशाली किला है चित्तौड़ का। शासक हैं रतन सिंह। इनकी पत्नी है पद्मिनी। तो कहानी ये मिलती है कि पद्मिनी बहुत ही सुंदर है और अलाउद्दीन उस पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ गया। बात तय हुई। मलिक काफूर एक यूनक यानी हिजड़ा था। मलिक काफूर जिसको खरीदा गया था। ठीक है, वो लोग पहले लिख रहे हैं, आप मुझसे सुनना चाहते तो मैंने ही बता दिया। इसको 1000 दिनार में खरीदा और बाद में अलाउद्दीन की सेना का सेनापति बना। ठीक है, उसको यूनक कहते, यूनक। ठीक है, तो पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए इसने हमला किया। तय हुआ कि भाई पद्मिनी को दिखा दो तो हम चले जाएंगे। उन्होंने बोला ये दिखाने खाने की परंपरा, राजपूत थोड़ा ना, कोई वस्तु थोड़ी ना है, पद्मिनी पत्नी है भाई वो। तो जिस इंटेंशन से, अब इंटेंशन ही रॉन्ग है तुम्हारा। फिर लोगों ने बोला चलो बातचीत करते, कौन टेंशन ले। पद्मिनी छत पे खड़ी हो जाएगी, नीचे आईना लगा होगा, आईने में वो देख लेगा, या तालाब में, जो भी कहानी हो वो देख लेगा। कहते हैं जब उसने देखा तो बड़ी सुंदर उसको लगी। बड़ा मन ही मन सोचने लगा कैसे प्राप्त करूं। रतन सिंह छोड़ने गए। जैसे कटसी होती है कि भाई कोई आए तो चलो कटसी में छोड़ कर आ जाते हैं। वो छोड़ने गया, रतन सिंह को धोखे से पकड़ लिया।
और बोला भाई रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी सौंप दो। तब गोरा और बादल नाम के सेनापति गए और उन्होंने अपने शासक राजा रतन सिंह को छुड़ा कर लेकर, हालांकि गौरव बादल मारे गए। ये कहानी जो मिलती है ये मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक में। ठीक है, पद्मिनी की कहानी मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत में मिलती है, मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक किससे मिलती है? पद्मावत। क्लियर है? कोई डाउट? जी, मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखी थी, करेक्ट। हालांकि अमीर खुसरो भी चित्तौड़ गया था, लेकिन उसने इस कहानी का उल्लेख नहीं किया। उल्लेख नहीं। तो चित्तौड़ में क्या हुआ? गोरा बादल ने रतन सिंह को छुड़ाया, रतन सिंह को छुड़ाया। बाद में आक्रमण कर अलाउद्दीन ने रतन सिंह को मार दिया। पद्मिनी ने जौहर किया। पद्मिनी ने जौहर किया। ठीक है, यहां लगभग 30,000 राजपूतों का कत्लेआम हुआ। और लगभग हजारों स्त्रियों ने जौहर कर लिया। ये घटना है 1303 की। जी साबरीन, कुछ कहते हैं ठीक है, कुछ कहते सही है, कुछ कहते ये है। ये इस तरह की अलग अलग कहानी। पद्मिनी के जौहर की कथा कई पुस्तकों में मिलती है, केवल इसमें नहीं मिलती। कई पुस्तकों में मलिक मोहम्मद जायसी हो, अमीर खुसरो हो, इन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। पर पद्मिनी के कारण हमला किया, ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता। एक और चीज लिख लेते हैं, बाद में चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। चलिए।
चलिए, अब मैंने इस पे रिसर्च ज्यादा नहीं की है, पर थोड़ी सी कहानी लगती तो नहीं है कि पद्मिनी की ऐसा होगा, पर जौहर की कहानी, पद्मिनी की मरने की कहानी तो सच है, क्योंकि जौहर यहां भी हुआ, जौहर चित्तौड़ में भी हुआ। ठीक है, और राजपूतों के कत्लेआम का कई जगह के इतिहास में वर्णन है। चलिए, नोट कर लिया सभी ने। यस, अमीर खुसरो ने इस युद्ध का वर्णन किया है, शिवांगी चौबे, किया है, किया है, किया है। अरे क्या, इस पर एक बार और, इस कहानी का बहुत सिंपल कहानी है, बहुत ही सिंपल कहानी भाई। म- अलाउद्दीन खिलजी की बहुत पत्नियां थी, उसने सुना था कि पद्मिनी बहुत सुंदर, तो एक और हो जाएगी उसके हरम में, हमला किया कि भाई पत्नी चाहिए, देने से इनकार कर दिया, खत्म। मिस्टर वी, ये जिम्मेदारी आपकी है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। हम यहाँ पीवाईक्यू करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर भी अगर आपको लगता तो पीवाईक्यू एक मैं सिंपल बता देता हूं। रणथंबोर, चित्तौड़ और इसके पहले गुजरात, तीन दे देंगे, मैच द फॉलोइंग, जोड़ी बनाओ, तीन राजाओं के जगह के नाम, गुजरात, चित्तौड़, रणथंबोर। एक तरफ दे देंगे कर्णदेव, हमीरदेव एंड रतन सिंह, मैच कर लीजिए। निम्न में से कौन सी विजय राजस्थान की नहीं है? कौन सी विजय राजस्थान की नहीं है? तो गुजरात आ जाएगा ऑप्शन में, पर गुजरात नहीं होगा, वो मालवा होगा ऑप्शन में। किसने मलिक काफूर को खरीदा था? तो नुसरत खान ने खरीदा था। जौहर और सती में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब काल्पनिक है तो पढ़ाई क्यों जा रहा है? क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है, कि सच क्या है। ठीक है, तो पद्मिनी की सुंदरता को देखकर वो मोहित हो गया। जब उसने आईने में देखा, उसको प्राप्त करने की कोशिश की। रतन सिंह को उसने कैद कर लिया धोखे से और बोला, रतन सिंह चाहिए तो पद्मिनी भेजिए। पद्मिनी चिंतित में पड़ गई, क्या करना है। गोरा बादल आए, बोले मां हम हैं। छोटे छोटे नौजवान थे, दोनों गए, हम छुड़ा कर लेंगे। हजारों राजपूत पालकी में भरकर दिल्ली पहुंचे। पद्मिनी गई, अचानक हमला कर दिया। गोरा बादल रतन सिंह को छुड़ा कर आए। जैसे ही आगे पहुंचे, जैसे आगे पहुंचे, रतन सिंह को उन्होंने बोला, जाओ, हम यहां पर खिलजी की सेना को रोकेंगे। खिलजी की सेना से लड़ते हुए गोरा बादल मारे गए, लेकिन तब तक रतन सिंह चित्तौड़ पहुंच चुके। ठीक है, क्लियर है तेजस्विनी? कोई डाउट है? पढ़ाया क्यों जाता है? क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पढ़ाया जाता है। अब बात आती जौहर। जौहर सती में अंतर है। जौहर अपने स्त्री की रक्षा के लिए, जौहर अपने सम्मान के लिए, जौहर अपनी गरिमा की रक्षा करने। जैसे ही पता पड़ता है कि युद्ध हार गए, पति नहीं रहे, तो किले में एक कुंड होता है जिसमें आग जलती रहती है, स्त्रियां उसमें कूद जाती, जिससे वो अपने सतीत्व की, अपने चरित्र की, अपनी गरिमा की, अपने सम्मान की रक्षा कर सके। इसलिए जौहर साहस, वीरता और बलिदान की गाथा है। क्लियर है? कोई डाउट? तेजस्वी सही कह रही हैं, तो ये जिम्मेदारी अपन तेजस्विनी को दे देते हैं। ऐसा लगता है कि हिस्ट्री काल्पनिक बातों पर ही बेस्ड है, ऐसा नहीं है।
एक दो घटनाएं हैं जो काल्पनिक है, पूरी इतिहास काल्पनिक कैसे हो सकता है? क्या अलाउद्दीन खिलजी था ही नहीं? कभी गजनबी ने अटैक ही नहीं किया था? कभी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा कोई व्यक्ति ही नहीं था क्या? अकबर जैसा व्यक्ति था ही नहीं, अकबर भी हमने कोई काल्पनिक बनाया है क्या? तो आपकी ये बात सही नहीं है। इक्का दुक्का घटनाएं काल्पनिक नहीं है, एक्चुअली हमारे पास उसके सबूत कम है, साक्ष्य कम है, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि यह सही है। हमें डाउट इसलिए होता है क्योंकि अमीर खुसरो भी गया था। अमीर खुसरो खुद लेखक है, उसको इतनी अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी लिखनी तो चाहिए। जौहर, वीरता की, बलिदान की, किस तरह कत्लेआम हुआ, पूरा लिखना तो चाहिए पद्मिनी के बाद, पर उसने ऐसी स्टोरी नहीं लिखी। निधि गुप्ता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, महिलाएं युद्ध क्यों नहीं करती थी? महिलाओं ने युद्ध किए, नायिका देवी ने युद्ध किए, दशरथ के साथ केकई भी लड़ने गई है, रुद्रांबा भी है, प्रभावती गुप्त ने भी लड़ा है। बहुत महिलाएं हैं जिन्होंने युद्ध किया है। अहिल्याबाई होलकर ने युद्ध किया है, कश्मीर की रानी दिद्दा ने युद्ध किया है। ठीक है, तो युद्ध तो प्रवृत्ति है, पर अगर पकड़े गए, अगर महिला पकड़ी गई तो उसका जीवन नरक है, बलात्कारों की श्रृंखला है, फिर उसे खरीदा बेचा इतने बार जाएगा, इससे अच्छा मौत बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, मालवा, सिवाना, जालौर। मालवा, सिवाना, जालौर। ठीक है, 1305 1305 में मालवा की विजय की। यहां के शासक थे महलक देव। महलक देव। सिवाना, मालवा एमपी में है और ये दोनों राजस्थान में। ये दोनों जगह कहां है? राजस्थान। सिवाना, सिवाना की विजय की 1308 में। शासक शीतल देव। जालौर, जालौर की विजय की 1311 में। शासक कान्हड़ देव। जालौर उत्तर भारत की अंतिम विजय, अंतिम विजय थी। ठीक है, चलिए आगे चले। कोई डाउट? करेक्ट, विशाल वर्मा। निधि गुप्ता, मैं जवाब दे चुका हूं। विशाल वर्मा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, शेष कल पढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम दक्षिण भारत पढ़ेंगे, अलाउद्दीन को के बाद उसके उत्तराधिकारी भी पढ़ेंगे और तुगलक वंश शुरू हो जाएगा। कमेंट थोड़ा कम करने की कोशिश करें, अनावश्यक कमेंट बहुत है, पूछने वाले कमेंट कुछ ज्यादा है। तो बेटर ये होगा कि कमेंट ऑफ सेक्शन रखा जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। आप लोग को किसी को जौहर के बारे में पढ़ना है, पढ़ लीजिएगा, आपको जवाब बहुत सारे मिल जाएंगे। प्रश्न करना, तर्क करना, उस परिस्थिति को फील करना अलग अलग विषय है। उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में, समानुभूति। जब वो समानुभूति होगी तब उस बात का एहसास आपको जरूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।